हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में। लास्ट वीडियो में हमने ग्लूकोज की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है उसका स्टडी करें और आज उसी में से एक छोटा सा नया टॉपिक आज हम देखेंगे मोनोसैकेराइड के लिए। तो वो है डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम इन मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड में डी, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल, इस तरह के लेटर है डी एंड एल। ये जो है कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम होती है। इसका आसान मीनिंग इस तरह से है, तो मोनोसैकेराइड के जब भी हम नाम लिखते हैं तो उस मोनोसैकेराइड के नाम में डी और एल, कैपिटल डी और कैपिटल एल, ये प्रीफिक्स हम उसके नाम में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि डी ग्लूकोज, एल फ्रुक्टोज, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ये क्या है? तो डी और एल ये एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम है। ये कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम क्या बताती है? तो ये कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम वो जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है स्टीरियो आइसोमर वो डिस्क्राइब करते हैं। मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम किस काम में आती है? ये क्या करती है? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जैसे कि मोनोसैकेराइड है, ये मोनोसैकेराइड स्टीरियो आइसोमर बनाते हैं। स्टीरियो आइसोमर का मीनिंग क्या है? तो ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, सिर्फ वो किसी ग्रुप की जो पोजीशन है, मतलब वो स्ट्रक्चर में की जो वो ग्रुप की अरेंजमेंट होती है, पोजीशन होती है, वो ग्रुप के पोजीशन को, अरेंजमेंट को डिफर करते हैं। बाकी स्ट्रक्चर सभी एक जैसा होता है। मतलब ऐसे स्ट्रक्चर कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मगर उनमें के जो ग्रुप है, वो ग्रुप का जो पोजीशन है वो डिफरेंट रहती है। इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसे स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। मतलब स्टीरियो आइसोमर कंपाउंड का फॉर्मूला सेम मगर ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट, इस तरह के स्ट्रक्चर स्टीरियो आइसोमर। तो मोनोसैकेराइड में स्टीरियो आइसोमर बनाते हैं। तो ये जो स्टीरियो आइसोमर है, इनको आप पहचानेंगे कैसे? उनको आइडेंटिफाई कैसे करें? तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम बनी। मतलब नाम के सामने डी और एल इस तरह से लिखा जाना, आप एक्चुअली आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा स्टीरियो आइसोमर है। इसलिए मोनोसैकेराइड के नाम से पहले डी और एल इस तरह के जो प्रीफिक्स है वो यूज किए जाते हैं। वो प्रीफिक्सेस वो जो मोनोसैकेराइड है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी जो एक्चुअली ग्रुप की जो पोजीशन है उसको डिस्क्राइब करता है। तो ये डी और एल, याद रखिए डेस्ट्रो और लियो नहीं है। कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, डी फॉर कैपिटल डी फॉर डेस्ट्रो, कैपिटल एल फॉर लियो। ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये ऑप्टिकल रोटेशन नहीं है। अगर आपको ऑप्टिकल रोटेशन देना है तो आपको स्मॉल डी और स्मॉल एल लेना होगा। स्मॉल डी का मतलब डेस्ट्रो, स्मॉल एल का मतलब लियो। कैपिटल डी और कैपिटल एल ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये नाम से पहले लिखे जाते हैं स्टीरियो आइसोमर के, जिससे उनको आइडेंटिफाई करना आसान होता है। तो ये डी और एल कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से दिया जाता है? तो हम एक एग्जांपल में देखिए, जैसे कि ग्लिसरॉल्डिहाइड है। ग्लिसरॉल्डिहाइड में एक चिराल कार्बन होता है। कितने चिराल कार्बन होते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड में? 1। अब चिराल कार्बन पिछले वीडियो में आपने पढ़े, जो 4 डिफरेंट ग्रुप से सराउंडेड होता है, इस तरह का कार्बन चिराल कार्बन। तो एक चिराल कार्बन होने की वजह से वो फॉर्मूला जो है 2 पावर n, इससे उसके हम स्टीरियो आइसोमर निकालेंगे। n मतलब क्या होता है? चिराल कार्बन, नंबर ऑफ चिराल कार्बन। फिर 2 पावर n कितना है हमारा? 1। तो आंसर क्या होगा? 2। मतलब ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है इसके कितने स्टीरियो आइसोमर है? 2 स्टीरियो आइसोमर है, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर निकालने का फॉर्मूला है 2 पावर n। तो 2 स्टीरियो आइसोमर किस तरह से है?
तो ग्लिसरॉल्डिहाइड है मतलब उसमें CHO ग्रुप है, क्योंकि ये अल्डोसिस में आता है। हमने क्लासिफिकेशन जब देखे थे तब ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर निकाले। तो सबसे पहले आता है CHO, फिर आता है CHOH और CH2OH, क्योंकि इसका फॉर्मूला है C3H6O3 ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये 3 कार्बन। अब ये जो 2 लाइन जहां पर क्रॉस हो गई, यहां पर भी क्या है, कार्बन लिखा नहीं जाता, क्योंकि ये कौन सी मेथड है स्ट्रक्चर बनाने की, ये स्ट्रक्चर बनाने की फिशर प्रोजेक्शन, इसे क्या कहते हैं। अभी जो स्ट्रक्चर निकालने वाले हैं ये कौन से प्रोजेक्शन मेथड में निकालने वाले हैं, फिशर प्रोजेक्शन मेथड में। फिशर प्रोजेक्शन एक पद्धत है, एक मेथड है जिससे स्ट्रक्चर निकाले जाते हैं, और उसमें क्या होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ली जाती है। जहां पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस होती है वहां कार्बन होता है, वो कार्बन लिखा नहीं जाता। अब ये CHO का कार्बन इसलिए लिखना था कि वो तो फंक्शनल ग्रुप है, वो लिखना ही था। CH2OH और एक नया फंक्शनल ग्रुप होता है, वो भी लिखना था, मगर यहाँ तो कार्बन है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ये पद्धत जो है इसे कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन मेथड, जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का इस्तेमाल होता है स्ट्रक्चर निकालने के लिए। तो अब ये एक स्ट्रक्चर हो गया है, और अब देखिए इसे आप D और L कॉन्फ़िगरेशन में से कौन सी प्रीफिक्स D और L से इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, मतलब ये स्ट्रक्चर कौन से कॉन्फ़िगरेशन में आता है। तो D और L कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफाई करने के लिए जो चिराल कार्बन होता है, चिराल कार्बन पर जो OH होता है, OH हाइड्रोक्सी, उसकी पोजीशन पर डिपेंड करता है कि कौन सी प्रीफिक्स आप इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअली स्ट्रक्चर में अगर एक चिराल कार्बन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर एक से अगर ज्यादा होगी तो स्ट्रक्चर का जो लास्ट चिराल कार्बन होगा, उस चिराल कार्बन पर जो OH होगा वो कौन से साइड पर है। देखिए कौन सा, लास्ट स्ट्रक्चर के लास्ट चिराल कार्बन पर प्रेजेंट रहने वाले OH कौन से साइड में है, कौन से पोजीशन में है, इससे उसका D और L कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड होगा। अब देखिए इसमें चिराल कार्बन यही है C2, क्योंकि ये C1 है, ये C2 है, C3। तो इन 3 कार्बन में आपको पता है ये सेकंड कार्बन है, चिराल है, क्योंकि इस कार्बन को ये CHO1 हाइड्रोजन 2 OH 3 और CH2 4 ऐसे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच, इसलिए ये ही चिराल कार्बन। इसलिए ये चिराल कार्बन है, इसलिए इस पे जो OH है ये कौन से साइड में है, इससे डिपेंड करेगा उसका कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो OH है ये राइट साइड में है, OH स्ट्रक्चर में कौन सा साइड में, राइट, इसलिए राइट में है, इसलिए ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आगा, मतलब इसका नाम लिखेंगे तो कौन सा जो लेटर है उसमें यूज होगा, तो कैपिटल, मतलब कैपिटल D कब लिखना है, OH जब राइट में हो तो कैपिटल D, और सिमिलरली OH जब लेफ्ट में होगा तो कैपिटल L। मतलब कैपिटल D और कैपिटल L ये जो प्रीफिक्स है कॉन्फ़िगरेशन की आप कब यूज करेंगे, जब चिराल कार्बन पर का OH और स्ट्रक्चर में वो जो चिराल कार्बन है लास्ट होना चाहिए। एक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर एक से अगर ज्यादा है तो कौन सा चिराल कार्बन लेंगे आप, लास्ट वाला चिराल कार्बन। और लास्ट वाले चिराल कार्बन पर जो OH है वो OH अगर राइट में होगा तो कौन सी प्रीफिक्स यूज होगी, कैपिटल D, इसलिए इसका नाम क्या होगा, D। अब ये राइट में है इसलिए प्लस, राइट के लिए प्लस, D भी यूज हो रहा है, प्लस भी यूज हो रहा है, इसलिए कौन सा स्ट्रक्चर है ये, ग्लिसरॉल्डिहाइड। मतलब ये सिर्फ ग्लिसरॉल्डिहाइड नहीं है, ये D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये D क्यों यूज करें, बिकॉज OH कौन से साइड में है, OH राइट में है, OH जब राइट में होगा तो D। और यही स्ट्रक्चर इस तरह से अगर आप लिखेंगे, यही ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये आ गया CHO, ये आ गया थर्ड कार्बन का CH2OH, और अब क्या करेंगे, OH इधर लेंगे और H को इधर रखेंगे, ये होगा C1 C2 C3। फिर से सेकंड कार्बन पर जो OH है, क्योंकि यही इसमें ओनली चिराल कार्बन है, इसलिए इस पर जो OH है इसकी जो पोजीशन है वो डिसाइड करेंगे कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है। तो ये जो OH है ये कौन से साइड में स्ट्रक्चर के,
लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में इसलिए यहां पर नाम लिखने से पहले कौन सी प्रीफिक्स इस्तेमाल होगी? कैपिटल एल। मतलब कैपिटल एल कब यूज करना है? ओएच जब स्ट्रक्चर में लेफ्ट में होगा। मगर ओएच कौन सा? जो चिराल कार्बन पर प्रेजेंट है, वो स्ट्रक्चर में का लास्ट चिराल कार्बन होना चाहिए एल में। अब एल के लिए माइनस, जैसे आपने डी के लिए क्या यूज किए? प्लस, और एल के लिए माइनस। क्या इसका स्ट्रक्चर है? ये ग्लिसरॉल्डिहाइड। इस तरह से ग्लिसरॉल्डिहाइड के दो स्टीरियो आइसोमर है। कितने स्टीरियो आइसोमर है? दो। कौन कौन से? डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, एल माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ये डी और एल किससे डिसाइड हुआ? चिराल कार्बन पर जो OH होता है वो OH की पोजीशन डिसाइड करेगी कि कौन सी प्रीफिक्स इस्तेमाल होगी। अब जिस तरह से आपने ग्लिसरॉल्डिहाइड में ये डी और एल कॉन्फ़िगरेशन असाइन किए, उसी तरह से हम ग्लूकोज में भी निकाल सकते हैं। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में भी, तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को निकालना होगा सबसे पहले। तो ग्लूकोज के कई सारे स्टीरियो आइसोमर है। ग्लूकोज में आपको पता है कितने चिराल कार्बन होते हैं? 4 चिराल कार्बन ग्लूकोज में होते हैं। ये लास्ट पीरियड में हमने देखी। तो इसलिए हमारा जो फॉर्मूला है 2⁴, इससे हमारा आंसर कितना होगा? तो हमको 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है? 4 टाइम। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसका आंसर कितना होगा फिर? 60। इसलिए इसके पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए? 60 स्टीरियो आइसोमर। अब इसमें एक जो स्ट्रक्चर है वो हम निकालेंगे CHO। सभी 60 स्ट्रक्चर निकालना तो पॉसिबल नहीं, मगर एक स्ट्रक्चर जो है वो हम निकालेंगे। अभी होगा CHO, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, यहाँ पर होता है H OH। अब ये पोजीशन आपको पता है चेंज होती है थर्ड पर, H इधर आएगा तो OH इधर आएगा। अब फोर्थ में फिर से सेकंड वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वही आता है H OH। फिफ्थ में भी वही, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, और 6 पर होता है CH2OH। अब इस स्ट्रक्चर में कौन कौन से चिराल कार्बन है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इतने 4 चिराल कार्बन होते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब इस स्ट्रक्चर का लास्ट चिराल कार्बन कौन सा? तो फिफ्थ वाला। अब ये फिफ्थ वाले में जो OH है, ये OH की पोजीशन देखना है कौन से साइड। मतलब स्ट्रक्चर मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा चिराल कार्बन अगर होंगे तो कौन से चिराल कार्बन की OH की पोजीशन देखना है? लास्ट वाले। सभी क्या? नहीं। तो यहां पर ये होगा फिफ्थ कार्बन पर ये होगा OH। अब ये OH कौन से साइड में है? राइट। इसलिए इसका नाम लिखेंगे तो कौन से प्रीफिक्स इस्तेमाल होंगे? डी। यहाँ पर डी क्यों? कि लास्ट वाला जो फिफ्थ वाला चिराल कार्बन है उसका OH राइट साइड में है। दिख रहा है ना यहाँ पर कौन सी साइड है? ये राइट। इसलिए इसके नाम में क्या होगा? डी। किसका स्ट्रक्चर है ये? ग्लूकोज का। डी ग्लूकोज। अब एक बात याद रखिए, ग्लूकोज जो है ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है, ये तो पता है। उसका जो ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है, कोई भी जो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस होता है उसका क्या निकाला जाता है? ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस का स्पेसिफिक रोटेशन। मतलब उसको जो रोटेशन है, वो सब्सटेंस को रोटेट होने की एबिलिटी है, इसीलिए तो वो जो है ऑप्टिकल एक्टिव होता है, क्योंकि वो सब्सटेंस वो लाइट को रोटेट करता है। अब वो सब्सटेंस में से जब PTL पास होगी तो वो उसे कितना रोटेट करेगा उस पर डिपेंड करता है उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर राइट में रोटेट करता है तो आप कहते हैं डेस्टो रोटेटिव, अगर लेफ्ट में रोटेट करता है तो आप कहते हैं लीवो रोटेटिव। तो ये जो है स्पेसिफिक रोटेशन डिसाइड करेगा कि वो डेस्टो रोटेटिव है कि लीवो रोटेटिव। ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन अगर निकाला जाए तो वो होता है +52.7 डिग्री। मतलब कितना रोटेट करता है PTL को? +52.7 डिग्री। प्लस क्या है?
तो प्लस वो राइट साइड में रोटेट कर रहा है लाइट, पीपीएल को कौन से साइड में रोटेट कर रहा है, राइट, इसलिए राइट साइड में रोटेशन हो रहा है, क्योंकि यहां पर माइनस अगर होता तो होता लेफ्ट साइड रोटेशन, प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है, राइट साइड रोटेशन, इसलिए राइट साइड रोटेशन है और वो भी 50 से ज्यादा है, इसलिए ये स्ट्रांगली किस तरह का सब्सटेंस है, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब जो नेचुरली ग्लूकोज है, नेचुरल ग्लूकोज जो नेचुरली मिलता है, वो ग्लूकोज किस टाइप का होता है ऑप्टिकली, तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। फिर लियो ग्लूकोज कहां से आएगा, लियो ग्लूकोज लेबोरेटरी में प्रिपेयर ग्लूकोज है, लियो ग्लूकोज नेचुरली नहीं मिलता, लियो ग्लूकोज लेबोरेटरी में बनाया जाता है, वो आर्टिफिशियल ग्लूकोज होता है, उसको हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं, मगर नेचुरली ऑकरिंग ग्लूकोज ये इस तरह का होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ग्लूकोज हमेशा जो नेचुरली ऑकरिंग जो ग्लूकोज है वो किस तरह का होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसीलिए ग्लूकोज को एक और नाम दिया जाता है, ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको सवाल पूछा जाएगा कि ग्लूकोज का अनदर नेम क्या है, ग्लूकोज का अनदर नेम है डेक्स्ट्रोज, पूछेंगे क्यों ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज कहा जाता है, तो यहां पर कहना कि जो नेचुरली ऑकरिंग ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, क्योंकि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड में रोटेट करता है, क्योंकि उसका स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 52.7 डिग्री, इसलिए नेचुरली ऑकरिंग ग्लूकोज ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होने की वजह से उसे डेक्स्ट्रोज कहते हैं, इसलिए ये जो ग्लूकोज है उसका अनदर नेम है डेक्स्ट्रोज। और यो ग्लूकोज ये लेबोरेटरी में बनता है, वो नेचुरली नहीं मिलता, तो ये होगा डी ग्लूकोज। अगर यही स्ट्रक्चर आपको एल ग्लूकोज का बनाना होता तो आपने क्या करें, ये होगा एक कॉन्फ़िगरेशन डी ग्लूकोज का, ये सबसे ज्यादा नेचुरली यही पाया है, लियो नहीं पाया है, तो ये जो है ये होगा डी। अब यही स्ट्रक्चर में अगर ये जो फिफ्थ वाला OH ये अगर इस साइड से लिया, क्योंकि लास्ट जो चिराल कार्बन है उस पर का जो OH है वो डिसाइड करेगा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये फिफ्थ वाला चिराल कार्बन है उस पर का OH लेफ्ट साइड आपने डाले होते और ये साइड डाले होते और बाकी स्ट्रक्चर सब सेम होता, मतलब 4 जैसा है वैसा ही रहेगा, 4 पर OH इधर है, H इधर है, और ये जो थर्ड कार्बन फिर से इसका OH इधर है, H इधर है, और सेकंड फिर से जैसा है वैसे ही, सिर्फ कहां पर चेंज हो रहा है, फिफ्थ कार्बन, बाकी स्ट्रक्चर सब ऐसे। यहाँ पर CH2OH है 6 पर और फर्स्ट पर है CH, ये होगा स्ट्रक्चर। मगर इसमें चेंज क्या होगा, ये फिफ्थ वाला कार्बन, ये फिफ्थ वाले कार्बन पर, चिराल कार्बन पर OH कौन से साइड में है, लेफ्ट, इसलिए इसका नाम अगर आपने लिखा होता तो वो होता कैपिटल एल ग्लूकोज। ये ग्लूकोज के दो कॉन्फ़िगरेशन हो गए, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज। ऐसे 16 वो स्टीरियोआइसोमर बनाता है। अब 16 कैसे बनेंगे, फिर से 4th, 3rd, 2nd इनके भी पोजीशन चेंज हो गया, फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर में भी ग्रुप उतने ही रहेंगे, वही रहेंगे, सिर्फ क्या चेंज होते रहेंगे, जो ग्रुप का पोजीशन है। अभी कौन से ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई, फिफ्थ की, जब और 4th की भी चेंज हुई, 3rd की भी चेंज हुई, 2nd के भी चेंज हो गया। इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है 16 पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर बना सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है इसे कहते हैं डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम। तो ग्लूकोज का ज्यादातर डी कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल होता है, क्योंकि नेचुरली ऑकरिंग जो ग्लूकोज है
वो डी कॉन्फ़िगरेशन में होता है, डी प्लस ग्लूकोज वो लिखा जाता है। तो ये एल माइनस ग्लूकोज है, ये आर्टिफिशियल ग्लूकोज है, उसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर करना होगा। तो इस तरह से ये जो है डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम थी मोनोसैकेराइड की, छोटा सा टॉपिक है मगर बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस टॉपिक के बाद हमको देखना है रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। नया टॉपिक क्या है? रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्यों देखना है? पिछले लेक्चर में तो बोला था ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किस तरह से था? ओपन चेन, हमने प्रूव कर। फिर अब ऐसा क्यों बोल रहे कि ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है? पहले सबसे पहले ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है, प्रूव करे बाय यूजिंग रिएक्शन। आज कह रहे हैं कि ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है। तो क्यों? तो बिकॉज ओपन चेन स्ट्रक्चर की कुछ लिमिटेशन है। मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, वो सभी क्राइटेरिया को, सभी कंडीशन को फॉलो नहीं करता। उसमें कुछ लिमिटेशन ओपन चेन स्ट्रक्चर, उसमें वो लिमिटेशन होने के वजह से यहां पर इस तरह से इंडिकेट होता है कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है, एक्चुअल स्ट्रक्चर, ये रिंग स्ट्रक्चर है। तो रिंग स्ट्रक्चर आने की वजह क्या है? बिकॉज कुछ लिमिटेशन है, काय में लिमिटेशंस है ओपन चेन स्ट्रक्चर में। मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है वो ग्लूकोज का कुछ खामियां है, उसमें कुछ लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन इंडिकेट करती है कि ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर भी है। तो आप कौन सी लिमिटेशन? ओपन चेन स्ट्रक्चर की लिमिटेशन कौन सी? वो लिमिटेशन को अगर समझा जाए तभी हम रिंग स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। मतलब ये अगर टॉपिक समझना है तो ये जो लिमिटेशन है ओपन चेन स्ट्रक्चर की आपको समझना है। तो ग्लूकोज कई सारे रिएक्शंस बताता है, हमने ग्लूकोज के कई सारे रिएक्शन देखे। वो रिएक्शन प्रूव करते कि वो उसमें CHO ग्रुप है, C डबल बॉन्ड ग्रुप है, उसमें 5 OH ग्रुप होते हैं, उसमें CH2OH प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है, उसका 6 कार्बन का स्टेट चेन स्ट्रक्चर होता है। ये सभी पार्ट आपने बाय यूजिंग रिएक्शन डिस्क्राइब कर। मगर ग्लूकोज अगर अल्डोहेक्सोसिस, मतलब ग्लूकोज में CHO अल्डेहाइड फंक्शनल ग्रुप है, वो अगर अल्डोहेक्सोसिस, तो उसकी सभी रिएक्शन किस तरह से आना चाहिए? अल्डेहाइड की तरह से। क्योंकि ग्लूकोज भी एक्चुअली अल्डेहाइड है, क्योंकि ग्लूकोज में भी CHO ग्रुप है अल्डेहाइड जैसे। फिर CHO ग्रुप की वजह से जब अल्डिहाइड रिएक्शन, जो कोई भी रिएक्शन वो बताता है अल्डेहाइड, तो वो सभी रिएक्शन ग्लूकोज ने भी बताना चाहिए। मगर ग्लूकोज जो है कुछ रिएजेंट के साथ नहीं रिएक्ट होता है, जैसे कि अल्डेहाइड रिएक्ट होते, अल्डेहाइड के वो जो रिएक्शन हो रहे हैं वो CHO ग्रुप की वजह से हो रहे हैं। तो फिर आप ग्लूकोज की भी होना चाहिए थी, क्योंकि ग्लूकोज में भी CHO ग्रुप है। मगर ग्लूकोज वो रिएजेंट के साथ नहीं रिएक्ट होता, तो कौन से रिएजेंट? तो ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट विथ, ग्लूकोज रिएक्ट किसके साथ? NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड। NaHSO3 का नाम क्या है? सोडियम बाइसल्फाइड। और 2,4 डायनाइट्रो फिनील हाइड्रेजिन। ये सभी रिएक्शन अपने अल्डेहाइड में, आपने अल्डेहाइड की रिएक्शन देखी सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, अल्डेहाइड सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट होता है। 2,4 डायनाइट्रोफिनिल हाइड्रेजिन के साथ भी रिएक्ट होता है। अल्डेहाइड अगर 2,4 डायनाइट्रोफिनिल हाइड्रेजिन के साथ रिएक्ट हुआ तो वो क्या फॉर्म करता है? 2,4 डायनाइट्रोफिनिल हाइड्रेजोल फॉर्म करता है। मतलब अल्डेहाइड की सोडियम बाइसल्फाइड के साथ भी रिएक्शन होती है, 2,4 डायनाइट्रोफिनिल हाइड्रेजिन के साथ भी रिएक्शन होती है। तो ये जो दो रिएजेंट है इनकी रिएक्शन अल्डेहाइड के साथ होती है। मगर ग्लूकोज के साथ अगर सोडियम बाइसल्फाइड या 2,4 डायनाइट्रोफिनिल हाइड्रेजिन रिएक्ट करने की कोशिश अगर करे तो रिएक्शन नहीं होती।
मतलब ग्लूकोज अगर अल्डिहाइड है तो ग्लूकोज ने अल्डिहाइड जैसा बिहेव करना चाहिए। जिस तरह से सभी रिएक्शन अल्डिहाइड देता है वो सभी रिएक्शन ग्लूकोज ने देना चाहिए। मगर ग्लूकोज किस के साथ में रिएक्ट होता, ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम बायसल्फाइड 2,4-डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजीन। इस पर से ये पता चलता है कि ग्लूकोज जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसका, वो ओपन चेन स्ट्रक्चर सभी क्राइटेरिया फॉलो नहीं करता। तो ये कहीं और इशारा करता है। इसमें से समझ में आता है ग्लूकोज में CHO ग्रुप है अल्डिहाइड जैसे, मगर इनके साथ अगर रिएक्शन नहीं हो रही है तो उसमें से ये समझ में आता है कि वो CHO ग्रुप जो है वो है मगर वो फ्री नहीं है। मतलब इसकी समरी क्या है, इनके साथ रिएक्शन नहीं होना, इससे समझ में क्या आता है, इससे समझ में आता है कि ग्लूकोज में CHO ग्रुप है अल्डिहाइड मगर वो CHO ग्रुप अल्डिहाइड जैसा फ्री नहीं है। फ्री नहीं मतलब क्या है, CHO ग्रुप में जो ऑक्सीजन रहता है C डबल बॉन्ड OH में जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन किसी और कार्बन के साथ लिंक है। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है जैसे कि CHO ग्रुप इस तरह से फ्री होता है C डबल बॉन्ड OH, ये फ्री होगा। मगर ये अगर ऑक्सीजन किसी और कार्बन के साथ स्ट्रक्चर के अगर लिंक होगा तो फॉर्म करेगा रिंग स्ट्रक्चर। क्या फॉर्म करेगा, रिंग स्ट्रक्चर। तो उसे भी लीजिए, तो इनके साथ रिएक्शन नहीं होती है। इस पर से भी समझ में आता है कि ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें अल्डिहाइड ग्रुप फ्री है मगर अल्डिहाइड ग्रुप जो है वो फ्री नहीं है। उसका जो ऑक्सीजन है अल्डिहाइड ग्रुप का वो किसी और कार्बन के साथ स्ट्रक्चर में लिंक है। तो स्ट्रक्चर में लिंक होने की वजह से वो जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन किसी और से लिंक होने की वजह से वो जो स्ट्रक्चर है वो रिंग में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए इस पर से इंडिकेट होता है कि उसका रिंग स्ट्रक्चर है। और भी एक बात है, ग्लूकोज डू नॉट रिस्पॉन्ड, ग्लूकोज रिस्पॉन्ड नहीं करता विद स्किप रिएजेंट SCHI स्किप रिएजेंट। ग्लूकोज किसको नहीं रिस्पॉन्ड करता, ग्लूकोज स्किप रिएजेंट को नहीं रिस्पॉन्ड करता। आपको पता है स्किप रिएजेंट की रिएक्शन हमने अल्डिहाइड में, स्पेशल जब अल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करना होता है तो आसान टेस्ट होती है स्किप रिएजेंट। तो अल्डिहाइड सॉल्यूशन में जब स्किप रिएजेंट हम मिलाते हैं तो स्किप रिएजेंट कलरलेस होता है। वो सब्सटेंस अगर अल्डिहाइड है और कलरलेस स्किप रिएजेंट उसमें अगर आपने डाले तो वो पिंक कलर फॉर्म करता है। तो पिंक कलर का फॉर्म होना क्या इंडिकेट करता है कि गिवन कंपाउंड या अल्डिहाइड, क्योंकि अल्डिहाइड जब स्किप रिएजेंट के साथ रिएक्ट होता है तो पिंक कलर फॉर्म करता है। तो अल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करने की आसान टेस्ट है स्किप रिएजेंट की टेस्ट। तो ग्लूकोज में भी CHO ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसने भी ग्लूकोज ने भी स्किप रिएजेंट को जो है पिंक कलर में कन्वर्ट करना चाहिए। मतलब स्किप रिएजेंट अगर ग्लूकोज पे डाला जाए तो ग्लूकोज ने भी स्किप रिएजेंट की कलरलेस सॉल्यूशन को कैसा करना चाहिए, पिंक करना चाहिए। मगर ग्लूकोज नहीं रिस्पॉन्ड करता है। यहाँ भी ग्लूकोज की स्किप रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं होती जिस तरह से अल्डिहाइड और स्किप रिएजेंट की रिएक्शन हो रही। तो इस पर समझ में आ रहा है ये तो अल्डिहाइड है ग्रुप मगर उसका CHO ग्रुप जो है वो फ्री नहीं। इसलिए थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, इट कंटेन, ये कंटेन करता है क्या, CHO ग्रुप। CHO ग्रुप तो है इसमें बट which is not free in the structure। वो जो CHO ग्रुप है वो स्ट्रक्चर में फ्री नहीं। फिर आपने आपको बताया कि किस तरह से ये CHO ग्रुप है, क्योंकि हमारा फर्स्ट कार्बन होता है। तो ये ऑक्सीजन अगर दूसरे किसी कार्बन के साथ लिंक होगा स्ट्रक्चर है तो आप यहाँ पे एज्यूम कीजिए कि फर्स्ट कार्बन ही किसी से अगर स्ट्रक्चर के किसी और कार्बन से अगर अटैच है तो ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर में क्या फॉर्म हो जाएगा, रिंग। तो इस पर से समझ में आता है कि वो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर किस तरह से, ग्लूकोज का एक्चुअल स्ट्रक्चर ये एक रिंग स्ट्रक्चर है। तो किस तरह से वो ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से निकाला जाता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो तब तक आप अच्छी तरह से देखते रहिए ये वीडियो। ओके, थैंक यू।